अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने में आ रही है। कोविड की जो वबा थी, जिसमें देखा जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है कि जिस दर 18 साल से जो जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के अमल में दिन भर तेजी आ रही है और हर गुजरते दिन के साथ जो इसकी जो तादाद है इसमें देखने में आ रहा है कि इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में वैक्सीन के डोजेस की जो लगने की शरह है, जहां उसमें तेजी है, तो वहीं पे कोविड के केसेस बतदरीज अब कम होने लगे हैं। काफी हद तक नॉर्मलाइज होने लगी है सिचुएशन और लॉकडाउन का जो एक सिलसिला था वो बिल आखिर अब खत्म होने ही लगा है। पाकिस्तान के तमाम तर अजला में, तमाम तर सूबों में अब जहां पे लॉकडाउन की सूरत हाल में नरमी है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा इकदाम और बहुत पॉजिटिव इकदाम होने लगा है कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों के हवाले से काफी ज्यादा खुशखबरियां देखी जा रही है। पाकिस्तान में आज जगह जगह तालीमी इदारे खोलने की तैयारियां कर दी गई हैं। तमाम तर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के जो इंतजामिया है वो बहुत हद तक तैयार नजर आती हैं और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में तालीमी अमल एक बार फिर से शुरू हो सकेगा। पाकिस्तान के वो बच्चे जो कि काफी अरसे से अपने स्कूल्स को मिस कर रहे थे, एक बार फिर से अपने स्कूल्स में जाके अपने तालीमी अमल को जारी कर सकेंगे। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद है। दानिश-उज़-ज़मा साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हवाले से, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हम्माद साहब जो कि ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से काफी ज्यादा वसी तजुर्बा रखते हैं। दानिश साहब, मैं जरा आपको प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। क्या पॉजिटिविटी देखने में आ रही है? इस वक्त स्कूल्स, कॉलेजेस खुल रहे हैं, कराची, सिंध की भी यही सूरत हाल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दानिश-उज़-ज़मा, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन। मुनीर भाई, इंतहाई अफसोस के साथ जो तारुफ आपने करवाया है अभी तमाम तर मामलात में, पाकिस्तान लेवल पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सिंध लेवल पर तो होते ही नहीं है। यहाँ पर आपके इल्म में ये बात होगी कि एनसीओसी की मीटिंग में जो फैसले किए जाते हैं सिंध हमेशा उसके बरतरफ चलता है। जाहिरी बात है सूबाई इकदाम करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जब बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है जिसमें तालीमी तमाम तर मसाइल के ऊपर गुफ्त-ओ-शुनूद की जाए, वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में जो भी फैसले होते हैं उससे सिंध हमेशा अपना एक वाज़े मौक़िफ़ अलग ही रखता है, जिसके ऊपर हमेशा तालीमी इदारे जो है वो परेशानी का शिकार ही रहे हैं, तलबा परेशानी का शिकार रहे हैं। कोई भी ऐसा फैसला अब तक 1.5 साल के अंदर तालीमी इदारों के मुफाद में नहीं किया गया, ना तलबा के मुफाद में किया गया जो सेटिस्फैक्ट्री हो। तो आप जिस हिसाब से आप इनके तमाम तर मामलों को हाईलाइट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपको ये भी हाईलाइट करना चाहिए कि सिंध में जो तालीमी निज़ाम है वो किस तरह तबाही का शिकार हो चुका है। अच्छा, आपने तालीमी निज़ाम की बात की तो आपने एनसीओसी का जिक्र किया। एनसीओसी की क्या हिदायत है पाकिस्तान में तालीमी सिस्टम के हवाले से? देखें, मामलात ये हैं कि ये हमेशा रेशो पे बात करते हैं कि जिन इज़ला में कोविड का रेशो 5% से कम हो उन ज़िला में आप फौरी तौर पे जो है तालीमी इदारों को खोल दें। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है कि कोविड का रेशो कम करने के लिए इकदामात क्या कर रहे हैं। इकदामात पहले इनको करने चाहिए। कोविड का रेशो कभी भी तालीमी इदारों की गफलत की वजह से नहीं बढ़ा है। हमेशा तालीमी इदारों में जो है वो इन तमाम तर मामलात में बेहतर SOPs को फॉलो करवाया जाता है। तो आप रेशो की बात तो तालीमी इदारों को खोलने के लिए अगर करते हैं तो इसका मतलब आप इदारे खोलने ही नहीं चाहते। आप जितना भी कोविड का रेशो हो, अगर वो खुदा ना खास्ता आपके 5% से ज़्यादा भी है, तो आप तालीमी इदारों में सिर्फ यही बात किया करें कि हम मज़ीद क्या स्ट्रेटजीज़ में बच्चों को वहाँ बुला सकते हैं। अगर आप 50% हाजिरी पे बच्चों को बुलाते हैं तो आप उसको मज़ीद कम करने की बात किया करें कि अगर 5% से ज़्यादा रेशो बढ़ गया तो हम 50 से हटाकर इन बच्चों को 40% पे ले आएँ या 35% पे ले आएँ। या अगर आपको हफ्ते में कोई एक जमात भी बुलानी पड़े तो आप उस एक जमात को स्कूल में बुलाएं, ताकि वहाँ पे उनका जो तालीमी तदरीसी अमल है वो चलता रहे। जब तक बच्चे जो है वो टीचर से कांटेक्ट में नहीं आते हैं, उस तरीके से वो अपनी तालीमी मामलात को समझ नहीं पाते, उनको इस्लाह नहीं होती उन तमाम तर चीज़ों की। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हमें बाउंड कर दिया जाता है इनकी गलत स्ट्रेटजीज में। इन्हें अपनी स्ट्रेटजीज बदलनी चाहिए। पहली फुर्सत में ये बात ये करें गलत स्ट्रेटजी क्या मुराद है दानिश साहब? क्या सिंध में और पंजाब में क्या यकसानियत नहीं? KPK में भी अब देखा जा रहा है स्कूल्स खुल रहे हैं, तो क्या मतलब गलत स्ट्रेटजी क्या मुराद है आपकी? देखें, गलत स्ट्रेटजी से मुराद यही है कि जब अगर आप किसी कौम से उसकी तालीम का जो बुनियादी हुकूक है वो अगर छीन लोगे तो आप तो उस कौम को तबाही की तरफ पहले ही धकेल रहे हो। इसका मतलब यह है कि आपने कभी इन बच्चों को
बेहतर माहौल, बेहतर माशरा देने के बारे में सोचा ही नहीं है और ना आप सोचना चाहते हैं। यहाँ पर मामला ये होता है कि इनके अंदर यकसानियत ही नहीं है। बराए नाम बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है, लेकिन होता यह है कि हर किसी को अपनी स्ट्रेटजी अलग प्लान करनी होती है। हर कोई आगे बढ़ के काम करना चाह रहा होता है। आगे बढ़ के काम करने से मुराद ये है कि हर किसी की, मैं ये कहूँगा कि अना का मामला हो गया है कि आपने तो बच्चों का मुस्तकबिल अपनी अना परस्ती में दाव पे लगा दिया। आपने बात की बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में इम्तिहानात की बात करने से पहले क्या ये ज़रूरी नहीं था कि आप तालीमी इदारे तो खुलवाओ? इदारे बंद पड़े हुए हैं, तलबा का कांटेक्ट टीचर से नहीं हो पा रहा, बच्चे घरों में बैठे में परेशान है कि उन्होंने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लेकिन आप तालीमी इदारों की बात करें तो पंजाब में अभी क्या तालीमी इदारे खुल रहे हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब में गुज़िश्ता रोज ये चीज़ क्लियर कर दी गई, इसका नोटिफिकेशन आ गया। 7 जून से तमाम तर इदारे 50% हाजिरी के साथ खुल जाएंगे और यही होना चाहिए। रेशो की कोई शर्त है? देखिए बात बिल्कुल ऐसा ही है, रेशो की शर्त वहां पे भी है, लेकिन मामला दरअसल ये है कि इन्होंने अब अगर एक स्ट्रेटेजी प्लान की है तो ये इसमें से तो रेशो वाले मामला को हटा दें, क्योंकि ये तो वहां करना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक प्लेस हो, रश बहुत ज्यादा होता है कि वहां पे आपको लगे कि ये कोविड जो है बआसानी फैल जाए। लेकिन जब तालीमी इदारा है, आपने अगर उनको लिमिट किया हुआ है कि आप एक क्लास को अगले दिन नहीं बुला सकते, अल्टरनेटिव डेज में आपको बुलाना है, बच्चों की तादाद महदूद होगी, तो फिर आप मुझे बताएं कि वहां पे रेशो की बात करना कहां से मुनासिब है? वो तो पहले ही फेल हो जाता है। बच्चा 6 फीट के फासले से बैठा है, एक दिन आया तो उसे दूसरे दिन वैसे ही नहीं आना, हफ्ते में उसकी 2 दिन क्लास लगनी है। जब इस तरीके के मामला हो रहे हैं तो फिर आप रेशो की बात क्यों करते हो? क्या आपने खुद ये स्ट्रेटेजी नहीं बनाई? आप ही ने तो बनाई है। अच्छा, आपने सईद गनी साहब का जिक्र किया, आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं, शायद ये जो मैं समझाऊं, क्या आप कह रहे हैं कि जो फेडरल का मौकफ है वो सूबे का मौकफ उससे काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, बिल्कुल मुख्तलिफ है? जी देखें, बच्चों के बेहतर मुफाद में ये इन लोगों को यकसानियत से चलना चाहिए। और पहली फुर्सत में मैं आपको ये बात बताऊं कि सूबा सिंध ने इसमें पहल की थी। गुज़िश्ता स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई उससे पहले मीटिंग में सईद गनी साहब ने तमाम तर शेड्यूल को फाइनलाइज किया, सबसे पहले यहाँ सिंध में, और इसकी बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग दी जिसमें इन्होंने ये बात वाजे की कि हम 4 फेसेस में तमाम तर शेड्यूल है जो वो रख रहे हैं। पहला फेस ये था कि नर्सरी से मिडल के जो एग्जाम है वो 7 जून से स्कूलों में ले लिए जाएंगे। 7 जून से स्कूलों में जी एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, नर्सरी से बिल्कुल नर्सरी से मिडिल क्लास तक का, मिडिल क्लास मतलब 8वीं जमात तक का जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी में फेज 2 में ये था कि 9वीं और 8वीं जमात के जो इम्तिहानात हैं वो 1 जुलाई से लिए जाएंगे। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की इसकी डेट तजवीज की गई थी और इसके रिजल्ट की भी डेट दे दी गई थी तजवीज के तौर पर, जो 15 सितंबर थी। और इसी तरीके से फेज 3 में 11वीं 12वीं जमात के इम्तिहानात 28 जुलाई से लेने की बात की गई थी। ये मैं सिंध की बात कर रहा हूं जो सईद गनी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग दी है। इसी के साथ इन्होंने कहा था 16 अगस्त को ये इम्तिहानात मुकम्मल हो जाएंगे तो हम इसका रिजल्ट 15 अक्टूबर को दे देंगे। साथ ही क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बच्चे बआसानी अपने जो मार्क्स हैं उसको बड़ा अच्छा मेंटेन कर लेते हैं, इसके लिए परमिशन ये थी जैसा होती है कि स्कूल और कॉलेजेस इंतजामिया जो है वो अपने ही इदारों में इनके प्रैक्टिकल इम्तिहानात SOPs के अकॉर्डिंग लेगी और उसके बाद जो भी उसका नताइज है वो बोर्ड को फॉरवर्ड कर देगी। ये हमेशा होता रहा है। लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं ये गुजारिश करूंगा सईद गनी साहब से कि जब आपने एक शेड्यूल पहले ही बयान कर दिया था और आपने तमाम चीजें फाइनलाइज कर दी थी, तो अब आप इदारों को खोलने में और इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने में क्यों देर सवेर कर रहे हैं? आपको पहली फुर्सत में बच्चे परेशान हैं, जहनी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। वालिदैन हमसे आके पूछते हैं कि अगर इदारे बंद हैं और अनाउंस हो जाता है स्कूल खुल रहे हैं तो अनाउंस होते ही जून में यकीनी तौर पे नर्सरी से मिडिल जमात तक के आपको इम्तिहान जून में लेने हैं, क्योंकि जुलाई में आपके बोर्ड एग्जाम है। कोई भी स्कूल जुलाई में जो है वो मिडिल एग्जाम नहीं ले सकता। उसकी वजह यह है कि जब भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाता है वो प्राइवेट तालीमी इदारों को बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे सहूलत तमाम तर मौजूद होती है। अगर प्राइवेट इदारों का आप सेंटर बना देंगे तो जुलाई में वो इन बच्चों के एग्जाम नहीं ले सकता।
सकता, यकीनी तौर पे उसे मतलब जून में ही लेना जो है। सूरत हाल है वो भरपूर क्लैश की तरफ जा रही है, बिल्कुल और सिंध के जो मामलात हैं वो काफी हद तक खतरनाक, क्लियर नहीं है ना। आप इमेज क्लियर कर दें तो हम भी जो है आपके शाना बशाना खड़े होंगे बच्चों के बेहतर मुफाद। क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा जरा मुझे ये बताया ना कि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो जो टीचर्स हैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयार कर सकेंगे आने वाले इम्तिहानात के लिए? ऑनलाइन में इस तरह से तैयारी होना क्या आसान है या फिर बच्चे तैयार हो जाते हैं? नहीं, ऑनलाइन में जो सबसे पहले मसला आता है वो आता है फैसिलिटी का, क्योंकि जब भी कोई काम स्टार्ट किया जाता है उसके लिए सबसे पहले चाहिए होती है फैसिलिटी, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पेरेंट्स के लिए इशूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो ऑनलाइन में ये इशू होता है कि जो हम जिस माशरे में हम रह रहे हैं उसमें एक गरीब तबका भी है और एक प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि कम फीसिस में एक अच्छा तालीमी मयार देने की कोशिश करते हैं। तो उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मिडिल क्लास हैं और उनके घर में इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि वो हर बच्चे को एक एक स्मार्टफोन लेकर दे सकें और उनको 24 घंटे इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो। तो उसमें होता ये सबसे पहला इशू जो आता है वो ये आता है कि मोबाइल का इशू आता है। सबसे पहले तो मोबाइल या लैपटॉप जो भी होता है वो एक होता है घर में, और अगर किसी के पढ़ने वाले बच्चे 2 से 3 हैं तो वो एक टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेम्प्ट कर पाते। और सेकंड इशू इसमें यह आता है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरा बच्चा उसको किस तरह से क्लास अटेंड करेगा अगर सिमिलर टाइम पर हो रही है। 2 से 3 बच्चों पे एक साथ किस तरीके से किस तरह से वो सकेंगे, ये बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को यकीनी तौर पे हम अपने प्रोग्राम्स पे, अपने इस प्लेटफॉर्म पे बार बार उठाते रहे कि पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है 1.5 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमने अपने आप को इसके लिए प्रोन नहीं किया। पाकिस्तान में आज भी वालिदैन की बात करें, असातिज़ा की बात करें, एसोसिएशंस की बात करें, तो आज भी इस बात का शिकवा करते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम वैसे का वैसा ही है, और अगर इसको संभाला ना गया तो ये मजीद बदतर हो जाएगा। सिंध की तालीमी निज़ाम की बात करें तो सिंध में आज भी बेशतर स्कूल्स कॉलेजेस एक खंडर का मंजर पेश करते हैं। खास तौर पे उन स्कूल्स कॉलेज की बात करूं जो कि सरकारी हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और इस तरह से जिसमें देखा जा सकता है कि गोश्त मुलाजमीन की जिस तरीके से भर्ती होती जा रही है, जिस तरीके से जो लोकल सतह पे जो टीचर्स हायर किए जा रहे हैं, वो तमाम तर पैमाना हम सब के सामने है। लेकिन अगर सिंध और फेडरल के दरमियान इस तरह के मामला जारी रहे तो इन दी एंड ये नुकसान बच्चों का होगा। इस टॉपिक पे मजीद बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जरा जिक्र करेंगे कि अगर ये इम्तिहानात का शेड्यूल इसी तरीके से रहता है और इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आती, और अगर ये जो सूबे हैं इसमें अगर आपस में हम आहंगी नहीं होती, तो ये आने वाले दिनों में बच्चों के लिए कितना बड़ा नुकसान का बाइस बन सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।